नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दूसरा लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और सही बात तो ये है कि इंग्लिश में पहली बार कंसेप्चुअली पढ़ाई कर रहे हैं। रूल्स को रट के पढ़ाई नहीं करेंगे, रूल्स को समझेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज को समझना है तो ग्रामेटिकली उसके रूल्स को समझना पड़ेगा, ना कि रटना पड़ेगा। और कितने रूल्स रटेंगे आप, ये कोई एंड नहीं है इसका। एक क्वेश्चन पे अलग रूल बन सकता है, इसलिए रूल्स को रटने की बात छोड़िए, कंसेप्ट को समझने की बात करिए। और आज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने रूल्स से ही, और रूल्स को लेकिन रटेंगे नहीं, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, रूल शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। हमने देखा था कि सब्जेक्ट जो पार्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो दो तरीके का था। पिछली क्लास आप रिवाइज कर लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरी बात यह कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लरल भी हो सकता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पे देख ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी वो क्या थी कि अगर एक सब्जेक्ट किसी प्रीपोजिशन से किसी दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है तो जो पहला सब्जेक्ट है वो 99% केसेस में वर्ब पर इफेक्टिव होता है। यानी अगर पहला सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर पहला सब्जेक्ट मेरा प्लरल हुआ यानी बहुवचन हुआ तो वर्ब भी मेरी कैसी होगी, बहुवचन होगी। इतनी चीज हम लोगों ने देख ली थी। तो चलिए उसी कंसेप्ट पे बात करते हैं आज। देखिए, पहला रूल यहां आपके सामने है, पहले समझिए है क्या। अगर मैं बोलूं कि नथिंग या एवरीथिंग, इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी सब्जेक्ट, तो ये भी क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और अगर सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट कैसा होगा, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है। तो नथिंग और एवरीथिंग दोनों ही क्या हैं, सिंगुलर नेचर के हैं, यानी कि एक वचन नेचर के हैं। बट यहां पे क्या है, बट यहां पे प्रीपोजिशन है और ये कोई दूसरा सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट है तो इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लरल भी हो सकता है, यानी कि एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। तो क्या देखा हमने कि हमारा एक पहला सब्जेक्ट जो हमेशा किस नेचर का है, सिंगुलर नेचर का है, वो किससे जुड़ा है, वो बट से जुड़ा है। किससे, किसी दूसरे सब्जेक्ट से जो किस नेचर का है, वो किसी भी नेचर का हो सकता है, वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लरल भी हो सकता है। तो जो वर्ब मेरी आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आप खुद बता सकते हो कि अगर दो सब्जेक्ट मेरे एक प्रीपोजिशन से ऐड होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो आप बताओ ये प्रीपोजिशन हो गया बट, इस प्रीपोजिशन से ये पहला सब्जेक्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये मेन सब्जेक्ट है तो जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि नथिंग और एवरीथिंग का नेचर कैसा है, सिंगुलर नेचर का है, एक वचन के नेचर का है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए इसी रूल को ध्यान में रखते हुए हम दो तीन तरह के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं वो या तो एरर पे पूछे जाते हैं, या इंप्रूवमेंट पे पूछे जाते हैं, और या फिल्म पे पूछे जाते हैं। तो तीनों ही तरह के क्वेश्चन को घुमा के हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कंसेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो पुरानी बातें हो गई हैं। अब क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं, तो तोड़ मरोड़ के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है एवरीथिंग बट सम चेयर्स वर रिपेयर्ड यस्टरडे। तो आप देखिए यहां पे वर मेरी क्या है, यहां पे वर मेरी वर्ब है, और आपको पता है वर्ब के पहले जो भी कुछ लिखा होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, उसे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हम क्या बोले कि हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा है, एवरीथिंग बट सम चेयर्स, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ये है एवरीथिंग बट सब चेयर्स, तो आप मुझे बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि एवरीथिंग का नेचर कैसा है, सिंगुलर नेचर का है, यानी एक वचन के नेचर का है। प्लस क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। बट क्या है, प्रीपोजिशन है। और आगे क्या लिखी हुई है, सम चेयर्स, और ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। और सम चेयर्स यानी कि ये कैसा है, ये प्लरल है, यानी कि बहुवचन है।
और उसके बाद वर्ब लिखी गई है क्या, वर। आप बताओ, बट से अगर जुड़ा हो और पहला सब्जेक्ट मेरा एवरीथिंग या नथिंग हो, तो हमारी जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी कि नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो एवरीथिंग पे डिपेंड करेगी, और एवरीथिंग कैसा है? ये सिंगुलर है। एवरीथिंग या नथिंग हमेशा कैसे नेचर के होते हैं? सिंगुलर नेचर के होते हैं। इस बात को कभी भूलना नहीं। तो आप बताओ, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर सिंगुलर होनी चाहिए तो यहां तो वर्ब जो है वो वर लिखी है, यानी कि प्लुरल लिखी है, बहुवचन लिखी है। तो इसका मतलब हमारा करेक्शन कहां पे होगा? इस बी पार्ट में होगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सही है तो मुझे हमेशा किसको चेंज करना है? अपनी क्रिया को चेंज करना है, यानी वर्ब को चेंज करना है। अब यहां पे एवरीथिंग बट सम चेयर्स की जगह पे एवरीथिंग बट अ चेयर भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये जो सम चेयर है, ये जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लुरल भी हो सकता है। तो चाहे सम चेयर लिखा हो चाहे अ चेयर लिखा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि वर्ब तो मेरी आएगी एवरीथिंग के अकॉर्डिंग, ना कि सम चेयर के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? तो क्यों? क्योंकि पहला ही जो मेरा ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब पर इफेक्टिव होगा, और हमारे सब्जेक्ट का नेचर कैसा है? एवरीथिंग। तो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना कि सम चेयर या ए चेयर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मेरे ख्याल से ये पहली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। इसी रूल पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, नथिंग बट सम क्वेश्चंस वर रॉन्ग इन दैट पेपर। अब आप बताओ, वर क्या हो गई? वर्ब हो गई, और वर्ब के पहले ये जो भी कुछ लिखा है, नथिंग बट सम क्वेश्चंस, ये क्या लिखा है? ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। और सब्जेक्ट पार्ट हो गया तो आप बताओ, इस बड़े से सब्जेक्ट में ये बट क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और अगर ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के पहले क्या है? नथिंग, और जिसका नेचर कैसा होता है? सिंगुलर। और प्रीपोजिशन के बाद ये क्या लिखा हुआ है? सम क्वेश्चन, जिसका नेचर कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे? प्लुरल का। लेकिन हमें पता है कि अगर ऐसा फॉर्मेशन होता है कि नथिंग बट कोई सब्जेक्ट, तो बट के पहले यानी प्रीपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट पार्ट हमारा नथिंग है, वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होगी, और नथिंग का नेचर कैसा है? सिंगुलर है। इसलिए वर्ब भी मेरी कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। तो एरर कहां पे हो जाएगी? यहाँ पे वर्ब में, और वर्ब की जगह पे क्या होना चाहिए? वॉज। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जब हम इंप्रूवमेंट करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हमारा सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है तो हम पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनाएंगे। हम अगर प्रेजेंट में लिखा हुआ है सेंटेंस तो उसको हम पास्ट नहीं बनाएंगे जब तक कि वर्ब हमारी करेक्ट हो, जब तक कि वर्ब हमारी गलत ना हो। सब्जेक्ट अगर हमारा गलत है तब तक तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब गलत हो गई तो सब्जेक्ट में छेड़खानी नहीं करेंगे, वर्ब को ही चेंज करेंगे। सब्जेक्ट जब तक सही है उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? नथिंग बट माई कोट्स वर वॉश्ड। अब देखो, नथिंग बट माई कोट्स वर। अब आप मुझे बताओ, अंडरलाइन पार्ट कितना है यहाँ पे? माई कोट्स वर है अंडरलाइन पार्ट, और इसके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप मुझे केवल इतनी सी बात बता दो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बट क्या है यहाँ पे, तो आप बोलोगे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के पहले नथिंग है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट है हमारा, और सब्जेक्ट है तो ये कैसा होगा? ये सिंगुलर नेचर का होता है हमेशा। इसका मतलब जो वर्ब आएगी मेरी, वो वर तो नहीं आएगी। वो कैसी आनी चाहिए? वो सिंगुलर आनी चाहिए। इतना तो हमें समझ में आ गया। यानी कि इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे जो वर लिखा है वो कैसा है? वो रॉन्ग लिखा है, और रॉन्ग लिखा है तो डी ऑप्शन तो मेरा गलत होना चाहिए, क्योंकि इसने क्या लिखा? नो इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इंप्रूवमेंट तो होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा? हमने देखा कि नथिंग लिखा हुआ है, और नथिंग के बाद यहाँ पे ये सिंगुलर है, तो सब जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वर्ब लिखा है जो कि प्लुरल है, इसलिए वर्ब को क्या होना पड़ेगा? सिंगुलर होना पड़ेगा। और सिंगुलर होने के लिए हम क्या करेंगे? अगर करेक्ट करेंगे तो इंप्रूव करेंगे, तो नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया मेरा। बात समझ में आ रही? दूसरी बात, अब देखो हैव बीन, हैव भी कैसा होता है? बहुवचन होता है, तो पहले तो ये भी रॉन्ग है। दूसरी बात, ये हैव बीन लिखा हुआ है, ये पास्ट की कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, और यहां पे प्रेजेंट में लिखा हुआ है ऑप्शन, तो हम सीधे सीधे सी को भी गलत कर देते हैं। अब क्या बोलते हैं? ऑप्शन मेरा ए या बी में से क्या होगा? तो माई कोट्स, देखिए यहां पे तो आएगा हमेशा क्या? वॉज, और वॉज मेरा दोनों में है। तो कहने की बात यह है कि अब माई कोट्स लिखा जाए या माई कोट लिखा जाए, तो सही दोनों है अपनी जगह पे। अगर मैं बोलूं यहां पे नथिंग बट माई कोट्स वॉज,
तो भी सही है, क्योंकि माई कोट लिखो या माई कोट्स लिखो, वॉज तो नथिंग के अकॉर्डिंग आ रही है ना। तो इस पे यहां पे क्या लिखा इस पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या करें, अब बदलें कि ना बदलें। तो मैंने आपसे पहले भी बोला, अगर मेरा सब्जेक्ट सही लिखा है तो सब्जेक्ट में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहां पे हम माई कोट वॉज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माई कोट्स वॉज। अगर मेरा सब्जेक्ट सही दोनों जगह है, दोनों है अपनी जगह पे, लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट पार्ट करेक्ट है तो उसमें छेड़खानी क्यों करें। बात समझ में आई इतनी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा किसी तरीके से लिखा, जरा देखिए समझिए क्या है। नथिंग बट माई कोट्स वर वॉश्ड। अब देखो मुझे पता है कि बट क्या है, यहां पे प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके पहले नथिंग लिखा हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट हो गया तो ये क्या होगा, मेरा सिंगुलर होगा कि नहीं होगा। और सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगी वो वर नहीं आएगी, वो क्या आएगी, कोई भी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आनी चाहिए। इसका मतलब यहां पे वर्ब कैसा लिखा है, रॉन्ग लिखा है। और अगर रॉन्ग लिखा है तो भाई नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात ये माई कोट्स हैव बीन, ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है। अब बात यहां पे आके फंस गई कि माई कोट्स इज लिखें या माई कोट्स वॉज लिखें। अब देखो सही अब फिर से दोनों हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, माई कोट्स इज, और यहां पे क्या लिखा है, माई कोट वॉज। तो पहली बात तो ये कि अगर मैं यहां पे लिखूं नथिंग बट माई कोट्स, पहला ऑप्शन अगर मैं लूं माई कोट्स वर वॉश्ड तो भी सही है, माई कोट्स इज वॉश्ड तो भी सही है, क्योंकि आएगी तो सिंगुलर ही। अब लेकिन ये इज प्रेजेंट की बात हो गई और वॉश किसकी बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट मेरा माई कोट्स है और यहां पे भी माई कोट्स है, लेकिन दूसरे वाले में माई कोट है। अब सब्जेक्ट पार्ट तो मेरा डिफरेंट हो जा रहा है। अगर मैं पहले वाले को बोलूं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को रख दूं, जो कि क्या रखेंगे, नथिंग बट माई कोट्स इज वॉश्ड, और दूसरा अगर मैं ऑप्शन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये नथिंग बट माई कोट वॉज वॉश्ड। अब ये दोनों ऑप्शन मेरे सही हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये जो इज आ रहा है और ये जो वॉज आ रहा है, ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ये तो नथिंग के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, और नथिंग मेरा सिंगुलर है, तो ये तो सही है। अब बट के बाद ये जो दूसरा सब्जेक्ट है माई कोट या माई कोट्स, ये दोनों ही सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होंगे या प्लुरल होंगे। हमने देखा ना यहाँ पे कि जो सब्जेक्ट दूसरा है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है, तो दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। तो सही क्या किया जाए, पहले वाले में देखो जो सेंटेंस है मेरा वो किस में है, वो पास्ट में है। अब पहले वाले में अगर मैं अपना सब्जेक्ट ना बदलूं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, पास्ट की जगह पे प्रेजेंट हो गया। और दूसरे वाले में अगर मैं सब्जेक्ट बदल दूं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट नहीं चेंज हो रहा है, वो पास्ट का पास्ट ही है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो बदलेंगे सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट चेंज कर देंगे अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है तो। यानी वर की जगह पे हम क्या करेंगे, हम वॉज करेंगे, ना कि इज करेंगे, जबकि ऑप्शन दोनों ही मेरे सही हैं। आप ये बात ध्यान रखना, कंसेप्ट किस तरह से काम करता है और रटना किस तरह से आपको यहां पे गलत करा सकता है क्वेश्चन को। कुछ महानुभावों का यह कहना होता है कि जो पहले आएगा उसको सही कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, भाई मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, अब वो बात कहां पे चली आ रही है, प्रेजेंट में चली आ रही है, तो वो मेरा कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो गया। और अगर कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं होने देंगे, इसीलिए रखेंगे तो पास्ट को पास्ट ही। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, पहला ऑप्शन भी क्या कर देंगे, हम रॉन्ग कर देंगे और बोलेंगे किसको, कि बी सही है। बात समझ में आ गई। हां अगर यहां पे, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं, अगर यहां पे ऐसा कर दिया गया होता, देखो सारा कंसेप्ट का खेल है, रटोगे तो बहुत कंफ्यूज होते चले जाओगे। मैं यहां पे वॉश की जगह पे लिख देता हूं वर, माई कोट वर। अब क्या करोगे, अब भाई सीधी सी बात है कि इंप्रूवमेंट तो करना है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत, हैव बीन प्लुरल हो गया, वर को चेंज करना पड़ेगा तो तीसरा भी गलत। अरे बात समझ में आ रही है।
तो अब यहां पे क्या करेंगे, तब अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो मुझे कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ जाएगा यहां पे। तब मैं क्या कर दूंगा, माई कोट इज कर दूंगा, मैं माई कोट्स इज। अरे बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं तो अब इसको भी नहीं ले सकता ना, तो मेरे तो तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो मैं किसको लेके जाऊंगा, मैं फिर ए पार्ट को लेके जाऊंगा। तब कॉन्टेक्स्ट मुझे मजबूरी में चेंज करना पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं इतनी बातें आपको समझा पाया हूं। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए, नथिंग बट माई कोट्स और फिल इन द ब्लैंक्स है और लिखा हुआ है वॉश्ड। अब आप बताओ क्या होगा। तो बट यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले नथिंग लिखा है, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया मेरा। और अगर सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो सिंगुलर आएगी, यानी कि ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। तो क्या होगा, तो हैज बीन हो जाएगा, क्योंकि यही तो मेरी सिंगुलर है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, डी पार्ट। क्योंकि माई कोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आएगी यहाँ पे वर्ब, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नथिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया आपको इतनी बात। तो यही एक क्वेश्चन छोटा सा, देखो किस तरह से घूम के आपके सामने प्रस्तुत होता है। और यही चीज जब हम रटते हैं तो कंसेप्चुअली हम नहीं काम कर पाते हैं और सारी चीजें हम गलत कर देते हैं। दूसरा, चलिए रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है यहां पे, कोई सब्जेक्ट पार्ट है और उसका कोई क्वालिफायर है। क्वालिफायर का मतलब क्या होता है, जो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बताए उसे क्या बोलते हैं, क्वालिफायर बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अब सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे, क्वालिफायर से तो मेरा वर्ब नहीं डिसाइड होगा ना। वर्ब कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट। हमने पहले ही बोला आपसे कि वर्ब कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो वर्ब भी मेरी कैसी होगी, चाहे सिंगुलर होगी या प्लूरल, वो डिपेंड किस पे करेगा, हमारे सब्जेक्ट पे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए, आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश, तो आई के बाद कॉमा लगा है ना यहाँ पे, उसके बाद क्या है, क्वालिफायर। तो आई के बाद कॉमा, उसके बाद क्या लगा है, क्वालिफायर। उसके बाद इज टीचिंग यू इंग्लिश। अब बताओ इज क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब है तो वर्ब के पहले ये जितना भी लिखा है आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश, ये क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट पार्ट है। और अगर ये सब्जेक्ट पार्ट है तो आप बताओ, आई के बाद कॉमा लगा है और योर टीचर ऑफ इंग्लिश, यानी ये योर टीचर ऑफ इंग्लिश क्या बता रहा है, मेरे बारे में बता रहा है कि मैं कौन, आपका इंग्लिश का टीचर। तो ये योर टीचर ऑफ इंग्लिश क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया। किसको क्वालिफाई कर रहा है, आई को। तो जो मेरी वर्ब आएगी वो क्वालिफायर के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आएगी, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसके अकॉर्डिंग आएगी, सॉरी आई के अकॉर्डिंग आएगी। और आई क्या है, आई हमारा एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो आई के साथ आता है क्या, वर्ब, एम, ना कि इज। इज यहां पे क्या है, गलत है, आई के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम। तो आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग यू इंग्लिश, यानी यहाँ पे बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। यू द सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वाइज। तो अब देखो इज यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब के पहले ये जो भी कुछ लिखा होगा ये क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में देखो ये यू लिखा है और कॉमा लगा है, उसके बाद क्या होगा, ये क्वालिफायर होगा। अरे बात समझ में आई। तो क्वालिफायर के अकॉर्डिंग तो वर्ब नहीं आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, यू के अकॉर्डिंग। और यू यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। और यू क्या, यू के साथ क्या आता है, इज नहीं आता, क्या आता है, आर आता है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर देंगे, आर कर देंगे, यानी यू द सीईओ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी वाइज। आपको पढ़ने में कैसा भी लगे उससे फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्चुअली काम करोगे तो बहुत आराम से सीख जाओगे। अगला देखो, मैं आपको एक इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन दे रहा हूं, दे। अब मैंने यहाँ पे दे को ही क्या कर दिया। अब देखो इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि हम जिसको मार्क करते हैं, जिसको अंडरलाइन करते हैं, उसी को चेंज करना पड़ता है। इसका मतलब मुझे दे को चेंज करना है कि नहीं करना, ये मुझे देखना है। अगर चेंज करना पड़ेगा तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और अगर चेंज नहीं करना तो मेरा डी ऑप्शन होगा। अब देखो दे द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, और यहां पे क्या है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अरे बात समझ नहीं। और वर्ब से पहले फिर ये जो कुछ भी लिखा होगा, द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन, यहां तक ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में ये मेरा क्या हो गया, क्वालिफायर। और ये क्वालिफायर किसको क्वालिफाई कर रहा है, दे को। तो वर्ब कैसी आएगी, दे के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि सिंगुलर नहीं आ सकती। और सिंगुलर नहीं आ सकती तो यहाँ पे प्लूरल आनी चाहिए थी। लेकिन अब वर्ब तो नहीं चेंज कर सकते ना, क्यों, क्योंकि मुझे क्या चेंज करना है, मुझे तो सब्जेक्ट को चेंज करना है। तो अब बताओ इस सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इंप्रूवमेंट तो होगा, इसलिए डी गलत। यू हो नहीं सकता, प्लूरल है। वी हो नहीं सकता, प्लूरल है। तो बचा कौन सा, ही, यही सिंगुलर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट।
तो भाई अब सब्जेक्ट यहां पे चेंज करना है तो सब्जेक्ट चेंज करेंगे, वो तो एग्जामिनर डिसाइड करेगा ना कि मुझसे क्या चेंज करवाना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा और बदला। मैंने क्या बोला यहां पे कि मैंने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया। मैंने यहां पे लिखा दे, यानी ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ये क्या लिखा हुआ है क्वालिफायर। तो दे द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन हैज टू डू समथिंग फॉर अस। अब बताओ यहां पे जो वर्ब आएगी वो दे के अकॉर्डिंग आएगी कि नहीं आएगी, और हैज की जगह पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब चूंकि देखो आर क्यों नहीं होगा, आर टू डू समथिंग, क्योंकि ये बात किसकी हो रही है, मतलब ये करना पड़ेगा ऐसी बात हो रही है, तो यहां पे आर तो यूज नहीं करेंगे। और चूंकि दे के अकॉर्डिंग यहां पे सिंगुलर आ रहा है तो हमें दे के अकॉर्डिंग प्लूरल करना पड़ेगा, तो नो इंप्रूवमेंट भी गलत है। अब बात करेंगे हैड टू भी लगा सकते हैं और हैव टू भी लगा सकते हैं। अगर मैं हैड टू बोलूं तो ये तो मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देगा, पास्ट बना देगा, जबकि बात मेरी किस में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी गलत, तो बचा कौन सा, बी पार्ट। तो दे द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन हैव टू, हैज टू की जगह पे क्या जाएगा, हैव टू डू समथिंग फॉर अस। बात समझ में आ गई। तो चलिए अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंग्लिश को रटने की कोशिश मत करें। अगर इंग्लिश रटने की कोशिश करोगे, भाषा को रट नहीं सकते हो। जब हम लोग हिंदी बोलते हैं तो क्या आपको हिंदी किसी ने पहले सुनाई थी, या पहले आप पैदा होते ही हिंदी बोलने लगे थे, तो आपने सुना अपने वातावरण में तो आप हिंदी बोलना शुरू कर दे, और काफी कुछ चीजें जो हैं वो आपको ग्रामेटिकली हिंदी को देख के सुन के समझ में आ जाती हैं। तो भाषा के साथ रटने जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, भाषा को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के रूल्स। तो आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।